एपी शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। विजयवाड़ा में IIIT प्रवेश परिणाम जारी होने के दौरान कहा, आंध्र प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की तुलना तेलंगाना से करना उचित नहीं है। बोत्सा ने कहा कि हम हर दिन घोटालों को देख रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री गंगुला कमलाकर ने बोत्सा की टिप्पणियों पर गुस्सा जताया। उन्होंने तेलंगाना शिक्षा प्रणाली पर बोत्सा की टिप्पणियों की निंदा की। गंगुला कमलाकर ने स्पष्ट किया कि केसीआर सरकार देश में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान कर रही है। एपी शिक्षा मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। विजयवाड़ा में IIIT प्रवेश परिणाम जारी होने के दौरान कहा, आंध्र प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की तुलना तेलंगाना से करना उचित नहीं है। बोत्सा ने कहा कि हम हर दिन घोटालों को देख रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री गंगुला कमलाकर ने बोत्सा की टिप्पणियों पर गुस्सा जताया। उन्होंने तेलंगाना शिक्षा प्रणाली पर बोत्सा की टिप्पणियों की निंदा की। गंगुला कमलाकर ने स्पष्ट किया कि केसीआर सरकार देश में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान कर रही है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बोत्सा सत्यनारायण ने तेलंगाना शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का अपमान किया है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि एपी मंत्री बोत्सा सत्यनारायण ने ऐसी टिप्पणियां इसलिए की क्योंकि उन्होंने परीक्षाएं नकल करके ही लिखी थी। उन्होंने आंध्र के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वे ऐसी टिप्पणियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे तेलंगाना का विकास नहीं देख सकते। श्रीनिवास गौड़ ने अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति है कि जब उनसे पूछा गया कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में एपी की राजधानी क्या है तो वह उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश के छात्रों को तेलंगाना के छात्रों के साथ लाया जाए और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाए तो प्रतिभाएं सामने आएंगी। आरोप है कि उनका एपीपीएससी में घोटाले करने का इतिहास रहा है। उन्होंने लॉज को पैसों के बंडलों से भर दिया। क्या बोत्सा सत्यनारायण विकास पर बहस के लिए तैयार है? उन्होंने पूछा। क्या हमने कभी कहा कि आंध्र प्रदेश में जातीय उन्माद लोगों को भड़काने की राजनीति है? श्रीनिवास गौड़ ने पूछा। मंत्री ने उन्हें विजयवाड़ा, कनकदुर्गम्मा और तिरुपति में कहीं भी आकर उनसे चर्चा करने की चुनौती दी। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के बड़ंगपेट नगर निगम के बालापुर गांव में बोनालो उत्सव के अवसर पर कई मंदिरों का दौरा किया। बालापुर में बोनालो उत्सव के अवसर पर देवी की विशेष पूजा की गई। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर राज्य के मंदिरों का खूब विकास कर रहे हैं। मंत्री ने देवी मां की कृपा से राज्य के सभी लोगों की खुश रहने की कामना की। इस कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिले के चेयरपर्सन तीगला अनिता हरिनाथ रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शेखर, स्थानीय बीआरएस नेता वंगटी लक्ष्मा रेड्डी, कल्लम एल्ला रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी और कोप्पुला राजू ने भाग लिया। कांग्रेस प्रवक्ता भवानी रेड्डी उस वक्त निशाने पर आ गई जब एमएलसी कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान केवल 7000 मेगावाट बिजली दी गई थी और बीआरएस सरकार ने 10,000 मेगावाट बिजली दी थी। उन्होंने पूछा कि बीआरएस सरकार द्वारा राज्य को कर्ज के ढेर में बदलने के मुद्दे पर कविता कालेश्वरम के बारे में बात क्यों नहीं कर रही। पूछा गया कि क्या कालेश्वरम से 1 एकड़ को भी पानी मिलता है। भवानी रेड्डी ने कविता की आलोचना करते हुए कहा कि पानी उठाने की स्थिति नहीं है या मोटरें काम नहीं कर रही है और कविता इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी अमेरिका गए। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर किशन रेड्डी के उनका प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। किशन रेड्डी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच को संबोधित करेंगे। किशन रेड्डी को HLPF मंच को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पर्यटन मंत्री होने का दुर्लभ सम्मान मिला। वह G20 पर्यटन अध्यक्ष के तौर पर इसमें हिस्सा लेंगे। किशन रेड्डी अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहां से लंदन जाने के बाद किशन रेड्डी इसी महीने की 19 तारीख को दिल्ली लौटेंगे। YSRTP नेता YS शर्मिला ने मंत्री KTR पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हरा पीलिया आएगा तो पूरी दुनिया हरी भरी दिखेगी। उन्होंने ट्विटर मंच पर पूछा कि जो यह दावा करते थे कि उन्होंने किसान को राजा बना दिया, उन्हें जवाब देना चाहिए कि किसान कैसे राजा बन गया। क्या ये लोग 31 लाख किसानों को कर्ज माफी से वंचित करने के पक्ष में हैं? फसल क्षति मुआवजा 14,000 करोड़ बढ़ा दिया जाए तो क्या किसान राजा बन जाएंगे? यदि आप 5,000 देते हैं तो 35,000 की सब्सिडी योजना बंद कर देते हैं तो यह किसान को राजा बनाने जैसा है। जो शासन 24 घंटे में 8 घंटे भी मुफ्त बिजली नहीं देता, उसे क्या आप राजा का शासन कहते हैं? शर्मिला ने निंदा की कि अगर रायतू राजा होता तो 10 साल में 9,000 किसान कैसे मर जाते। आत्महत्याएं आपके दरिद्र शासन का प्रमाण है, जिसमें कहा गया था कि यदि तुम धान लगाओगे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी।
वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने कर्ज नहीं दिया और वे राजा नहीं थे। बैंकों को धोखा दिया गया। देश में किसानों की मौत में नंबर 1। क्या यही है वो शासन व्यवस्था जो किसान को बनाती है राजा? केसीआर का जन्म किसानों के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने किसानों से गाना गाने को लेकर आलोचना की। शर्मिला ने बताया कि महान नेता वाईएसआर ही थे जिन्होंने इस देश की धरती पर किसान को राजा बनाया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि ताना सभा में उनकी टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री केटीआर के प्रयासों से मुफ्त बिजली की चर्चा सामने आई है। उन्होंने कहा कि 2004 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की थी। रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर किसानों को बटेर की तरह चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब टीडीपी द्वारा किसानों पर गोली चलाई गई तो उनकी सरकार में चंद्रशेखर राव सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। टीडीपी के अत्याचारों को देखते हुए सोनिया गांधी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पहले हस्ताक्षर 7 घंटे की बिजली वाली फाइल पर किया था, बाद में इसे 9 घंटे करने का समर्थन किया था। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी अपनी मनमानी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बलकोंडा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। यदि वर्तमान बिल 51 लाख का भुगतान नहीं किया गया तो बालकोंडा की खदानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे 400 करोड़ का मॉल महज 2000 में कैसे खरीद सकते हैं। उनके अपने मौसी के बेटे को 400 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी अपनी मनमानी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बलकोंडा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। यदि वर्तमान बिल 51 लाख का भुगतान नहीं किया गया तो बालकोंडा की खदानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे 400 करोड़ का मॉल महज 2000 में कैसे खरीद सकते हैं। उनके अपने मौसी के बेटे को 400 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तेलंगाना राज्य सरकार आने के बाद सीएम केसीआर स्वास्थ्य कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। नागेंद्र बीआरएस नेता नंद किशोर व्यास बिलाल और गड्डम श्रीनिवास यादव उस्मानिया अस्पताल परिसर में भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति और हेल्प निधि संस्था के तत्वावधान में आयोजित ताजे पानी के एयरपॉइंट की 22वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। नागेंद्र ने प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आरओ प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन विभिन्न राज्यों से आने वाले मरीजों और उनके सहायकों को 15,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराकर उनकी सेवा भावना को जारी रखना बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर आरओ प्लांट के लिए योगदान देने वाले दानदाताओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ताजे पानी की सेवा के साथ साथ मरीजों को लाने ले जाने के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का प्रावधान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज और सेवाओं के लिए नए भवन के निर्माण के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर ने राज्य में आने के बाद भी चिकित्सा क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। छात्रों ने मांग की है कि अधिकारी उस्मानिया विश्वविद्यालय के तहत 5 वर्षीय एमसी रसायन विज्ञान को रद्द करने के फैसले को तुरंत वापस ले। अधिकारियों के फैसले के खिलाफ छात्रों ने ओयू प्रशासनिक भवन के सामने धरना दिया। उन्होंने नारे लगाए कि वीसी आए। छात्र इस बात से नाराज है कि जिन अधिकारियों से वे पिछले 4 महीनों से सवाल कर रहे हैं वे जवाब नहीं दे रहे हैं और झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं और पाठ्यक्रम को रद्द करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लंबाद्री ने उस्मानिया के कुलपति पर आंखें मूंदने और छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम उपयोगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोर्स जारी नहीं रखा तो आंदोलन तेज होगा। कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा कि बोनालो उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए एहतियात बरती जाए। पुरानी मल्काजगिरी महाकाली देवी मां के मंदिर और सफिलगुड़ा कट्टामैसम्मा मंदिर का दौरा किया। सीपी ने बोनालो की व्यवस्था का समीक्षा किया। अधिकारियों को बोनालो उत्सव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की सलाह दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। सीपी ने कहा कि आम श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एहतियात
बरता जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला श्रद्धालुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों को मंदिर परिसर में वाहनों की व्यवस्था, पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई। बताया गया है कि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी दल की टीमें ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। श्रद्धालुओं ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे उनका सहयोग करें और बोनालू त्योहार खुशी से मनाएं। विकाराबाद जिले के तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया था तो वहां दुर्घटना हो गई। आखिरी दिन आग लग गई। तंबू और हवन कुंड जलकर राख हो गए। सूचना मिलने ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। किसी के हताहत न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। विधायक रोहित रेड्डी दंपति 3 दिनों से अतिरुद्ध महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आज यज्ञ समाप्त हो रहा है। हवन के दौरान आग लग गई। हॉल में मौजूद सभी लोग घबरा गए और वहां से बाहर भाग गए। कुछ ही देर में आग टेंट तक फैल गई। कुछ ही क्षणों में पूरा मंडप आग की लपटों से घिर गया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। घटना के बारे में बात करते हुए पायलट रोहित रेड्डी ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन दुख की बात है कि यज्ञ के समापन के दिन ऐसा हुआ। छावनी क्षेत्र को जीएचएमसी में विलय करने की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में छावनी कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अखिल भारतीय छावनी कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में सभी कर्मचारी सिकंदराबाद छावनी परिषद के सामने धरने पर बैठ गए। छावनी के सभी कर्मचारियों ने सीईओ मधुकर नायक, नागरिक मनोनीत सदस्य रामकृष्ण को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि छावनी परिषद में पिछले कुछ वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों का कैडर घटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि विलय के नाम पर तबादले की प्रक्रिया से छावनी में बिना तबादले के काम कर रहे लोगों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह कुछ हद तक चिंताजनक है कि छावनी क्षेत्रों को एक साथ मिलने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अब तक हम हसमतपेट इलाके में छावनी कर्मचारियों को आवंटित जमीनों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से उनकी मांगों को तुरंत संबोधित करने और छावनी कर्मचारियों के रूप में उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए वे जिम्मेदार है। डेक्कन किचन होटल को तोड़ने के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। सुनवाई में जीएचएमसी के पूर्व आयुक्त लोकेश कुमार शामिल हुए। हाईकोर्ट की राय थी कि कोर्ट की अवमानना हुई है। इस मौके पर लोकेश कुमार ने कोर्ट से माफी मांगी। डेक्कन किचन होटल को तोड़ने के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। सुनवाई में जीएचएमसी के पूर्व आयुक्त लोकेश कुमार शामिल हुए। हाईकोर्ट की राय थी कि कोर्ट की अवमानना हुई है। इस मौके पर लोकेश कुमार ने कोर्ट से माफी मांगी। हैदराबाद में सनसनी मचाने वाले लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को सजा सुनाई गई है। 4 आतंकियों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। हैदराबाद के रहने वाले आबिदुर रहमान के साथ ही धनीश अंसारी, आफ्ताब आलम और इमरान खान को कोर्ट ने सजा सुनाई। मालूम हो कि आरोपी वाराणसी, मुंबई, फैजाबाद, लखनऊ, हैदराबाद में दोहरे विस्फोट और जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में सिलसिलेवार विस्फोटों में शामिल थे। खबर है कि इन्होंने हैदराबाद और दिल्ली में बड़े धमाके करने की साजिश रची थी। जलपल्ली नगरपालिका की सभी सड़कें खस्ताहाल हो गई है। हल्की सी बारिश में ही सड़कों पर भारी बारिश पानी जमा हो गया है। कोत्तापेट के नबील कॉलोनी में मुख्य सड़क पर गंदा पानी जमा होने से लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जमा गंदे पानी से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग स्थानीय अधिकारियों पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं और सीवेज समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हैदराबाद शहर में फ्लाईओवर, आरयूबी सड़कें, नहरों का विस्तार, लिंक रोड जैसे विकास कार्यों के लिए जमीन और संपत्ति हासिल करने में वर्षों लग जाते थे। यह सब सामान्य अवस्था में था। 2017 में मंत्री केटीआर द्वारा लाई गई टीडीआर नीति पर अभी भी काम किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और संपत्ति अधिग्रहण के लिए नकद मुआवजे के बदले ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर शुरू की गई। अब तक जीएचएमसी द्वारा जारी किए गए टीडीआर प्रमाण पत्र 1923 से चले आ रहे हैं। इसमें 812 एकड़ भूमि एकत्रित की गई है। जीएचएमसी ने रिकॉर्ड स्तर पर ये टीडीआर सौंपे हैं, जो देश के किसी अन्य शहर में नहीं किया गया।
केंद्र सरकार की योजना मंत्रालय के तहत नीति आयोग ने इसी नीति को पेश करने के लिए जेएमसी की सराहना करी है। वर्ष 2014 में अन्नपूर्णा भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई और केवल 5 रुपए में दोपहर 1 बजे से लोगों की भूख बुझाती है। वर्ष 2015 में शहरी पेयजल के लिए कृष्ण जल व्यपर्तन योजना का तीसरा चरण आरंभ। गोदावरी जल व्यपर्तन योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ। सड़क विकास कार्यक्रम SRDP का शुभारंभ किया गया। डबल बेडरूम घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। साथ ही तेलंगाना में हरितहरम शुरू हुआ। वर्ष 2017 में मल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट और हैदराबाद मेट्रो रेल आउटर रिंग रोड मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2018 बस्ती अस्पताल आपदा प्रतिक्रिया प्रवर्तन आरंभ। वर्ष 2019 में व्यापक सड़क प्रबंधन कार्यक्रम CRMP का शुभारंभ। मिसिंग लिंक सड़कों का शुभारंभ। SRDP से पहले के रूप में 7 परियोजनाओं का शुभारंभ। वर्ष 2020 में BCKL मुफ्त जल आपूर्ति कार्यक्रम पूरे विस्तार के लिए भारी हिस्से का विद्युतीकरण मॉडल सड़क गलियारे SRDP के हिस्से के रूप में 3 परियोजनाएं शुरू करी गई। शहरी विकास मोजमजाही मार्केट का पुनरुद्धार किया गया। वर्ष 2021 में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों का उद्घाटन। कोकापेटा न्यूपोलिस की पहली किश्त के इलामी रणनीतिक नहर विकास कार्यक्रम SNDP का शुभारंभ। SRDP के हिस्से के रूप में 9 परियोजनाओं का शुभारंभ। बाटासिंगा राम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ। वर्ष 2022 में एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना का शिलान्यास। SRDP के हिस्से में रूप में 6 परियोजनाओं का शुभारंभ। AIPH द्वारा हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार। उस्माना सागर में लैंडस्केप पार्क और वर्ष 2023 में शंकुशाला ईटेक परियोजना। बाहरी विस्तारित क्षेत्रों में जल आपूर्ति नेटवर्क। हैदराबाद में 31 सीवेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से 100% शुद्धिकरण। डुंडिगल अपशिष्ट से ऊर्जा 15 मेगावाट परियोजना। SRDP के हिस्से के रूप में 6 परियोजनाओं की शुरुआत। बाहरी के साथ सोलर रूफ टॉप साइकिल ट्रैक ऊपर मेहदीपट्टनम स्काई वॉक आउटर रिंग रोड TVT एक ग्रैंड पिक्स होस्टिंग। वर्ष 2002 में हैदराबाद में 100% सीवेज शुद्धिकरण जवाहर नगर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र दूसरा चरण कुल 48 मेगावाट संयुक्त आंध्र प्रदेश शासनकाल में बाजार गायब हो चुके मार्केट को ऐतिहासिक मार्केट को तेलंगाना सरकार ने फिर से जीवित कर दिया। उसी के तहत मोजमजाही मार्केट और लाट बाजार का नवीनीकरण किया। यह मार्केट पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। HMDA ने 38 करोड़ रुपए की लागत से टैंक बंड का सौंदर्यीकरण किया है। टैंक बंड हैदराबाद सिकंदराबाद नगर को जोड़ती है। इसी तरह हुसैन सागर में देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन स्थापित किया गया। यह पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक हो गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा हर साल बड़ी प्रतिष्ठा के साथ तेलंगाना के लिए हरितहरम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के रूप में शहरी क्षेत्रों में उद्यान स्थापित किए गए हैं। शहरी वन, शहरी प्रकृति, सड़कों के किनारे एवेन्यू वृक्षारोपण, शहर के पार्क और छत उद्यान बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022 में हैदराबाद शहर को दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कार्यक्रम में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला। वर्ष 2023 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से वन विस्तारित करने का पुरस्कार जीता है। देश में 7 से अधिक स्कोर करने वाला तेलंगाना एकमात्र राज्य बन गया। HMDA के तहत 14 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। कुल 2735 नर्सरी स्थापित की गई है और 5926 हेक्टेयर में वन बनाए गए हैं। इसी के लिए कुल 754 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक वर्ष 2023-2024 के लिए 6 करोड़ पौधों की खेती के लिए 700 नर्सरी और 1854 हेक्टेयर शहरी वनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जेएमसी के तहत कुल 7 करोड़ पौधे उगाने के लिए 1976 नर्सरी स्थापित की गई है। 1016 किलोमीटर एवेन्यू वृक्षारोपण किया गया और 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने भूजल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। सीढ़ीदार कुओं का जीर्णोद्धार किया और ऐतिहासिक संपदा को सुरक्षित किया है। जेएमसी और HMDA ने संयुक्त रूप से पुराने कुओं का विकास किया। इसके तहत बंसीलाल पिट, स्टेप वेल, बापू घाट, सिद्धिदार कुआं, शिवबा काबोरा हाउस, भगवान दास, आनंद कॉलोनी, गच्चीबावली, एमजी मेमोरियम, स्वर्ण साई बाबा मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल और बुद्ध भवन, कुतुबशाही मकबरा, गोलकोंडा आदि कुओं को विकसित किया गया।
प्रधानमंत्री ने बंसीलाल पेट कुएं के जीर्णोद्धार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करी है। ऐसी परियोजना ने जल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा इसे सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर बिग 5 कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेटर हैदराबाद के आसपास बनी 158 किलोमीटर लंबी भारी रिंग रोड परियोजना को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया है। इससे HMDA के 5,7,380 करोड़ रुपए आ जाएंगे। देश में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 11 फरवरी 2023 को तेलंगाना सरकार ने शहर के मध्य में हुसैन सागर तटीय क्षेत्र में 2.8 किलोमीटर लंबे रेसिंग ट्रैक पर प्रतियोगिता का आयोजन किया। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में आयोजित फॉर्मूला ई इलेक्ट्रॉनिक कार रेस ने शहर की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। शहरी क्षेत्रों में शहरी वन ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। HMDA के तहत 14,643 एकड़ में 16 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए हैं और इसी उद्देश्य के लिए 1,116.63 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। JHAMC के तहत 17.75 करोड़ रुपए की लागत से 1,471 एकड़ का सुरारम, मादनागुड़ा और नादरगुल क्षेत्रों में 3 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए। हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 93 लाख रुपए की लागत से कोलूर और तुर्कंजल क्षेत्र में शहरी वन ब्लॉक विकसित करे हैं। पिछले 9 सालों में शहर का जो विकास हुआ उसी गति से होगा। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक योजना बनाई है। इसी हद तक रोड मैप को मंत्री केटीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। 1,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 121 किलोमीटर लंबी लगभग 50 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, मूसी नदी पर 545 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 नए पुल बनाए जा रहे हैं। इससे शहर के उत्तर दक्षिण हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगले 5 वर्षों में हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को 33% से बढ़ाकर 75% करने की योजना जारी रहेगी।